हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। सो आज हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। सो ओशन एसिडिफिकेशन होता क्या है, इस एसिडिफिकेशन की वजह से ओशन वाटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या रीज़न्स हैं कि पीएच लेवल में चेंज आते हैं विथ रीज़न और विथ रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड बने रहना है। और थर्ड वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ओशन एसिडिफिकेशन के, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें रेलेवेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, नोट्स से मैं पढ़ाऊँगी तो आपको बस सुनना है और समझना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। सो आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ओशन एसिडिफिकेशन। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यूपीएससी के सिलेबस में या फिर एसएससी या स्टेट पीएससी कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, ये एक टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इसके क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम से रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्किप मत करिएगा, पूरी चीज़ें हम जल्दी से समझेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ओशन एसिडिफिकेशन क्या है। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ओशन वाटर में कुछ एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ओशन एसिडिफिकेशन। बट डेफिनेशन वाइज क्या मतलब है, मतलब ये है, अगर हम डेफिनेशन को समझें तो ओशन वाटर का जो पीएच लेवल होता है उसमें रिडक्शन होना। अब पीएच लेवल में रिडक्शन कैसे होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ओशन वाटर में बढ़ने लगता है, तब ओशन वाटर का जो पीएच लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब पीएच लेवल रिड्यूस होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ओशन वाटर एसिडिफाई होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओशन एसिडिफिकेशन। मतलब ओशन वाटर का मतलब एसिडिफिकेशन होने वाली प्रोसेस में बढ़ता जा रहा है। और ये जो प्रोसेस है ओशन एसिडिफिकेशन, ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, ये काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड है। मतलब काफ़ी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जितना कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप समझ सकते होगे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है और ये है ओशन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करोगे, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते जाओगे और एमिशन करने के अलावा जो ट्रीज़ हैं उसको आप कट करते जाओगे, तो ट्रीज़ अगर कट करोगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ट्रीज़ लेता है, और आप कट करोगे तो ट्रीज़ और प्लांट्स कट करेंगे तो कार्बन इनटेक भी कम हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये एमिशन होने की वजह से और ट्रीज़ के डिफॉरेस्टेशन वगैरह के प्रोसेस होने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा कि जो ये एटमॉस्फेयर और ओशन का जो ट्रांजिशन है, जो ये जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उतने कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ओशन भी लेगा, ओशन भी डिज़ोल्व करता जाएगा। तो नेचुरल तरीके से ऐसा ही होता है कि एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में डिज़ोल्व हो जाता है। ये इनका ट्रांजिशन चलता रहता है, एटमॉस्फेयर का और ओशन का। मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जितना है उसकी कुछ क्वांटिटी ओशन भी डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब डिज़ोल्व हो जाती है तो वो ओशन के अंदर छोटे छोटे जैसे मैराइन प्लांट्स होते हैं ना, जैसे फोटोप्लैंक्टन्स, ये फोटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वो ऐसे छोटे छोटे जो मैराइन प्लांट्स होते हैं, फोटोप्लैंक्टन्स, वो रिलीज़ करते हैं। पर उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है इनटेक करने के लिए। तो इसलिए भी ओशन जो होता है डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है नेचुरल तरीके से। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से कुछ सफिशेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई स्टेट हो जाए जब ये बहुत ही ज़्यादा आप एमिशन करते रहोगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि
कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तो बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से इनटेक भी ज़्यादा होता जाएगा ओशन में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ओशन में भी बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा उसके हिसाब से ओशन में भी उतना ज़्यादा डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा कि जो ओशन में डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से पीएच लेवल ओशन वाटर का घटने लगता है और ये फिर एसिडिफाई होने लगता है। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब ये होता है ऐसे स्टेट में इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओशन एसिडिफिकेशन। पर ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है, आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ये पीएच लेवल कैसे कम होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से पीएच लेवल कैसे कम होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो अभी आप इतना बस मत समझिए, आगे के प्रोसेस में समझना ज़रूरी है कि इसका पीएच लेवल कैसे कम हो रहा है। तो चलिए वो जान लेते हैं। ओके, सो अब हम समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओशन में नेचुरल तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया कि ओशन वाटर में नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो मेरीन स्पीसीज जैसे कि फोटोप्लैंक्टन्स वो लेते हैं, और वही फोटोप्लैंक्टन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो मतलब जो मेरीन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी वो यूज़फुल होता है। ये नॉर्मल सिनेरियो है, मतलब ये नॉर्मल केस में ऐसा होता है। लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाए तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। कैसे? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन। कैसे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में पाए जाएंगे वो मैंने आपको समझाया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाता है एमिशन के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ओशन ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ओशन में भी CO2 का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन से क्या होगा? इंक्रीजेस द H+ आयन इन ओशन। मतलब जितना ज़्यादा ओशन में CO2 बढ़ेगा उतना ज़्यादा H+ आयन ओशन वाटर में बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा H+ आयन ओशन वाटर में बढ़ेगा उतना ज़्यादा एसिडिफिकेशन होगा। तो ये एक ब्रीफली मैंने आपको समझाया। अब ये कैसे होता है, ये एक छोटा सा रिएक्शन है, आपको जाने रहना ज़रूरी है। तो हाउ एसिडिफिकेशन कैसे बढ़ता है H+ आयन से, वो अब हम देखेंगे। ये एक रिएक्शन है, इससे हम समझेंगे कि कैसे एसिडिफिकेशन होता है, तो इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ पे 2 सिनेरियोस हैं, मतलब 2 केस हमने लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल केस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ओशन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो वो ओशन वाटर के H2O के साथ, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं वो बन जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। मतलब CO2 जो होता है वो मतलब डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ओशन का वाटर H2O, ये रिएक्ट करके बना कार्बोनिक एसिड जिसे H2CO3 हम बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल केस। अब क्या होता है, ये जो कार्बोनिक एसिड है ना H2CO3, ये H2CO3 फर्दर रिएक्शन करता है, फिर से ये रिएक्ट करता है नेक्स्ट स्टेज में, और ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है H2CO3। किसमें? H+ आयन जिसे हम एसिडिक बोलते हैं, और HCO3 जिसे हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो ये आप साइन जो देख रहे हैं ना वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि ये H2CO3 2 भाग में डिवाइड भी हो सकता है, और ये जो H+ आयन और HCO3 है ना ये वापस जुड़ भी सकते हैं कार्बोनिक एसिड में, मतलब H2CO3 में। तो ये रिवर्सिबल चलता रहता है। तो ये इसका साइन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये टूट के फर्दर रिएक्शन में टूट के एसिडिक आयन बन गया और बाइकार्बोनेट बन गया जिसे हम HCO3 बोलते हैं। और ये जो H+ आयन है एसिडिक, इसी की तो हम बात कर रहे थे ओशन में H+ आयन की क्वांटिटी बढ़ जाना।
तो यही H प्लस आयन की बात हम कर रहे हैं, बट ये नॉर्मल केस में है। नॉर्मली CO2 और H2O मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है और ये बाद में H प्लस आयन और HCO3 बाइकार्बोनेट में टूट के डिवाइड हो जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, और भी ज़्यादा CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और भी ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा। जितना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा उतना ज़्यादा वो कार्बोनिक एसिड फर्दर रिएक्शन के बाद H प्लस आयन और HCO3 में वापस टूटेगा, मतलब और भी ज़्यादा H प्लस आयन बनेंगे, है ना। H2CO3 बाद में टूटेंगे ना, तो मतलब बाइकार्बोनेट और एसिडिक H प्लस आयन में टूटेंगे। दैट मीन्स H प्लस आयन और भी ज़्यादा बनेगा। जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा H प्लस आयन बढ़ेगा। तो दैट मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 मोर H2CO3 दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और मोर H प्लस आयन मोर एसिडिक इन ओशन, मतलब जितना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा उतना ज़्यादा H प्लस आयन भी बढ़ता जाएगा। H प्लस आयन का मतलब होता है एसिडिक, ओशन और भी ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा और pH लेवल उसका रिड्यूस होता जाएगा। ये है एसिडिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मल केस में ऐसा होता है एसिडिफिकेशन, बट ये फर्स्ट केस है, मैं एक केस आपको समझाई हूँ, इससे ओशन एसिडिफाई होता है, लेकिन ये सिर्फ एक फर्स्ट केस है। सिर्फ pH लेवल ही डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ एसिडिफिकेशन नहीं होता, इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो सेकंड केस में हम देखते हैं। एसिडिफिकेशन होने की वजह से क्या होता है ये अब हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, pH लेवल रिड्यूस हो जाना और एसिडिफाई हो जाना, ये वाला केस। अब इसके बाद होता क्या है ये अब हम देखेंगे सेकंड केस में, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है कि नॉर्मली होता क्या है कि कार्बोनेट नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे ओशन वाटर में। ओशन वाटर में कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, ये CO3 ये नेचुरली प्रेजेंट होता है ओशन वाटर में। अब ये क्या करता है, कार्बोनेट कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है CaCO3, ठीक है। अब आप पूछोगे ये कैल्शियम कहाँ से आया। कैल्शियम रॉक्स, जो हमारे रॉक्स से आता है, जैसे आपने सुना होगा लीचिंग प्रोसेस होती है ना, जैसे रिवर्स होती है, लेक्स होती है, वो लीच आउट कर लेती हैं सॉइल से, मतलब रॉक से उनके मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम कंपोनेंट होते हैं, वो लीच आउट कर लेती है, रिवर्स बहा के ले आती है और बाद में ओशन में डिपॉजिट कर लेती है। तो वो जो कैल्शियम कंपोनेंट होता है वो ओशन में भी पाया जाता है, आफ्टर लीचिंग डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो कैल्शियम होता है, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है, ये भी नेचुरली प्रेजेंट है ओशन में, तब क्या बनाती है CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट मेरीन स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर देयर शेल, जो शेल होती है ना, क्योंकि उनकी शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होती है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट ओशन वाटर में प्रेजेंट होता है तो उनके शेल के लिए बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग रहता है उनका शेल। अब क्या होता है कि जब ये एसिडिफिकेशन होने लगता है, आपको याद होगा H प्लस आयन बढ़ने लगा, जितना ज़्यादा H प्लस आयन बढ़ने लगा उतना ज़्यादा pH लेवल घटेगा, उतना ज़्यादा एसिडिफिकेशन होगा। तो H प्लस आयन जब बढ़ेगा तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, ये इस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम को ये मौका ही नहीं देगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बना पाए। मतलब ये H प्लस आयन इस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आफ्टर एसिडिफिकेशन H प्लस आयन प्लस CO3 जिसे कार्बोनेट कहते हैं, ये बाइकार्बोनेट बना देगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट बनेंगे और कैल्शियम को मौका ही नहीं देगा कि वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सके। तो कैल्शियम कार्बोनेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब मतलब उस ओशन वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरीन स्पीसीज़ होती है, वहाँ के जो भी मेरीन स्पीसीज़ है,
उनके उनके लिए सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी शेल वीक हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बचेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो शेल मेरीन स्पीसीज़ होती है, जो जिनके शेल होते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ना कि सिर्फ शेल, ऑब्वियसली एसिडिफिकेशन होने के बाद पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो पूरा मतलब वहाँ के जो फिशेस होंगी, और भी फिशेस और भी मेरीन स्पीसीज़ होंगी, इवन फोटोप्लैंक्टन्स वगैरह, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। उनकी भी फिर धीरे धीरे करके मतलब स्पीसीज़ ख़त्म होती जाएगी। तो कहने का मतलब एसिडिफिकेशन होने की वजह से पूरा एक मरीन इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब होता चला जाएगा। इवन कोरल रीफ, आपने कोरल रीफ के बारे में सुना होगा कि कोरल रीफ एसिडिफिकेशन के बाद कोरल ब्लीचिंग वगैरह होने लगती है, उसके फिर धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ आपको पता होगा कि जो स्टॉर्म्स वगैरह आती हैं जो ओशन में, उसको एज अ बैरियर कोरल रीफ प्रोटेक्ट करता है। मतलब जैसे सुनामी वगैरह, कोई भी ऐसे स्टॉर्म होंगे, कुछ भी ऐसे साइक्लोन्स वगैरह से मतलब प्रोटेक्ट करता है कोरल रीफ। तो अगर एसिडिफिकेशन होगा तो कोरल रीफ भी अफेक्ट करेगा, कोरल ब्लीचिंग होने के चांसेस होते हैं। तो एक हद तक मेरीन इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो ये था एसिडिफिकेशन का सिनेरियो। पहला केस आपने देखा कि पीएच लेवल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडिफिकेशन ज़्यादा बढ़ने लगता है, पीएच लेवल कम होने लगता है, मतलब कि H+ आयन ज़्यादा बढ़ने लगेगा। कैसे? CO2 ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ज़्यादा कार्बोनिक एसिड फिर ज़्यादा रिएक्शन करके और टूटेंगे H+ आयन और HCO3, जिसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और ज़्यादा H+ आयन होने की वजह से जो ये H+ आयन है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। तो कैल्शियम को ये मौका नहीं मिलेगा कि ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सके। इससे क्या हो गया कि उनके शेल, जो मेरीन स्पीसीज़ की जो शेल है वो वीक हो सकती हैं। उसके अलावा कोरल रीफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेरीन इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब होगा। और इवन जैसे कोई एक स्पीसीज़ में भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो आपको पता होगा कि उससे रिलेटेड जो भी स्पीसीज़ होंगी वो भी डिस्टर्ब होगी, फूड चेन डिस्टर्ब होगा। तो ओशन एसिडिफिकेशन काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक है मेरीन इकोसिस्टम में। तो अब यह तो आप समझ गए होंगे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो मैंने अभी समझाए हैं आपको, वही चीज़ फिर से एक और बार रिवाइज कर लेता है। क्या है इसके डिसएडवांटेज? ये है पहला कि मेरीन स्पीसीज़ गेट्स अफेक्टेड। जो मेरीन स्पीसीज़ हैं वो अफेक्ट करेंगी। ऑब्वियसली जब पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा, पीएच लेवल कम होगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ऐसे फिशेस मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसी मेरीन स्पीसीज़ जो होंगी, इवन फोटोप्लैंक्टन्स होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे में पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो सकता है। सेकंड, shells and skeleton of marine species become weak due to the less calcium carbonate। मतलब जितना कम कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा ओशन में, उतना कम ही शेल्स उनके प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ऐसे में क्या होगा कि उनके शेल्स और स्केलेटन जो होते हैं मेरीन इकोसिस्टम, जो मेरीन स्पीसीज़ होते हैं, जो प्लांट्स और जो फिशेस होती हैं, उनके शेल्स और स्केलेटन फिर वीक होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही नहीं। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि पीएच लेवल गेट्स डिस्टर्ब्ड। वही चीज़ मैंने बोला कि पीएच लेवल कम हो जाता है। फोर्थ वन इज़ द फूड चेन गेट्स डिस्टर्ब्ड। ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए फोटोप्लैंक्टन्स एक मेरीन प्लांट है, तो जब पीएच लेवल में कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो फोटोप्लैंक्टन जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म होने लगेगी। तो उससे डिपेंडेंट जो और भी आगे के फूड चेन होंगे, जैसे और भी ज़्यादा फिशेस होंगे जो फोटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेंट होंगे, तो हो सकता है वो फिशेस भी बाद में जाके भूखी मर जाए। फूड चेन डिस्टर्ब होंगी, फिर वो फिशेस मर जाएंगी तो उसके आगे के जो भी चेन होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
फिफ्थ वन इज़ द फूड सिक्योरिटी गेट्स अफेक्टेड। ऑब्वियसली मेरीन इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होगा तो जो फिशेस हैं वो मतलब हो सकता है वो फिशेस मरने लगे। और आपको पता होगा कि दुनिया में सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ सी फूड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सी फूड ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं खाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इवन फूड सिक्योरिटी, जो ऐसी कंट्रीज़ जो सी फूड कंज्यूम करती हैं तो उन ऐसी कंट्रीज़ में अफेक्ट कर सकती है, इवन इकोनॉमी में भी अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि ऐसे एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज़ होती है, स्पेसिफिकली जो सी फूड एक्सपोर्ट करती हैं, तो वो उनको भी शायद हो सकता है कि लॉस होने लगे, तो इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है। नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो इकोनॉमिकली इट कैन लीड टू हैव लॉसेस। तो ये था ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में एक थोड़ा ब्रीफ हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे ओशन में एसिडिफिकेशन होता है और कैसे धीरे धीरे करके रिएक्शन होता है। तो ये जो टॉपिक था काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए रोज़ वीडियोस इसलिए भी लेके आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो सच में वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। Bye.